ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। रिहान अकबर मेरा नाम है और मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज पाड़ा में एज लेक्चरर मैथ BS 17 जॉब कर रहा हूँ। प्लस मैं किप्स के साथ 2019 से अटैच हूँ। किप्स में इंटरेस्ट पढ़ा है मैंने 3-4 दफ़ा, प्लस जो है वो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हमने बेसिकली ये सीखना है, जो हमारा मेन टारगेट होगा कि हमने एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। अब क्योंकि 2 घंटे का सेशन है तो मैं 2 घंटे में आपको पूरी FSC तो नहीं पढ़ा सकता, आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इट इज़ टू एक्सटेंसिव। तो जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं बेसिकली कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तो मैंने इसके लिए सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने चूज़ किया है। चैप्टर नंबर 4 इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ एक PDF शेयर की है, आई थिंक आप सबको शेयर हो रही होगी। तो ये किड्स की जो मैथ की प्रेप बुक है, ये मैंने उसका चैप्टर नंबर 4 आपके साथ शेयर किया। किड्स की बुक ले लें या कोई भी जो अच्छी एकेडमी की अच्छी बुक हो वो ले लें। अब ये जो मैंने आपके साथ बुक शेयर की है, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी खूबसूरती ये है कि जो बुक ने थ्योरी लिखी है बहुत सारी, मतलब एक्सटेंसिव थ्योरी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, जिनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। तो हमने उनको पढ़े बगैर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ना होता है, और पढ़ना इस तरह से है कि कोई भी चीज़ स्किप भी ना हो जाए। तो ये किड्स की बुक मुझे सबसे बहुत अच्छी बुक लगती है। मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में, शायद मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मेरी तरफ से आप कोई भी बुक ले लें, बेशक टेक्स्ट बुक से पढ़ें वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वो आपने FSC में पढ़ी। लेकिन ये बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है इस सेंस में कि उसने सारी थ्योरी को समराइज़ करके खुलासा बना के लिखा होगा। तो मॉडल के तौर पे हम सबसे पहले जो आज मैं बता दूँ मेरे सेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम ये थ्योरी को थोड़ा-सा रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें जो चीज़ें समझाने वाली हुई वो मैं समझाऊँगा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर करके। प्लस उसके बाद कुछ MCQs हैं मेरे पास इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी पढ़ने के बाद पहले नंबर पर तो हमने थ्योरी पढ़नी है जब हमें तैयारी करनी है, वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हमने MCQs को सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद फिर हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है उसके बाद फिर थर्ड सेशन जो होगा वो होगा क्वेश्चनिंग आंसरिंग का। तो किसी ने इस टॉपिक से या वैसे इन जनरल कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने जो PDF शेयर हो रही है, इसमें अगर आप देखें ये मैसेज आ रहे हैं, आवाज़ क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या ये 1-2 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? सर क्लियर है, आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है ना? जी, जी, क्लियर आ रही है। काइंडली जिनको आवाज़ क्लियर चलें, नहीं आ वो रही वो जिनको आवाज़ इंटरनेट नहीं आ रही, इंटरनेट हाँ जी, जिनका उनकी सही तरफ हो। मैसेज। जी, जी, सऊद और आबिद उम्मीद है दोनों ही आप होंगे। तो जैसे ये आवाज़ का कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर मुझे फ़ौरन से बता दें, ठीक है? अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके साथ PDF शेयर हो रही है। सबसे पहले उसने डिस्कस किया है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप जानते हैं कि एक्स वाई एक्सिस अगर कहीं पे हों तो उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है? 2 तरह की लाइन्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नीचे बनी हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये जो पूरी प्लेन है, होपफुली एरो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो पूरी प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज़ फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फोर्थ, तो ये 4 पार्ट्स हैं। इसके हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप सबसे पहले नोट कर सकते हैं कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे मूव करें तो एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, लाइक दिस वन। यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यूज हैं वो जो कि नेगेटिव आ रही है, ऊपर मूव करेंगे तो वाई है तो ये पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ओरिजिन से मूव करना शुरू करते हैं। एक्स की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव एक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और वाई की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव वाई की तरफ जा रहे हैं। तो इससे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? नेगेटिव। एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0 मींस बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। और उसके बाद क्वाड्रेंट नंबर 4 है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है मींस पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू 0 से छोटी होती है मीन ये नेगेटिव होती है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, लाइक मैं ये लिख लूँ, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दूँ
तो ये जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं दिस इज लाइक दिस वन। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस, दूसरा पॉजिटिव। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस है और सेकंड वाला है माइनस है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम आगे मूव करते हैं। आगे कहता है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एक्स एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, सॉरी एब्सिस कहते हैं। काइंडली अपने माइक और रिपीट योर कैमरा ऑफ कर आवाज बंद करें, अनम्यूट कर दें इनको काइंडली। चले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट है सपोज पॉइंट्स नेम इज एक्स वाई। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, इट्स नेम इज एक्स कॉमा वाई। अब इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। और इसी तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या ये टर्म वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन वैसे एंट्री टेस्ट के अंदर कम पूछे जाते हैं, मतलब जिसके अंदर टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन आपको वैसे ये टर्म यूज हो सकती है, सो ये हमें पता होनी चाहिए। तो यानी ये मैं बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ कि जब आपने बुक को पढ़ना है तो हमें किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से चीज़ों को पिक करना है। आगे हम मूव करते हैं। आगे उसने लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। द लेंथ और डिस्टेंस फार्मूला, ये आप लोग जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट्स का, अगर दो पॉइंट्स हों आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आप इस फार्मूला की हेल्प से निकाल लेते हैं। क्लियर। और उसके बाद अगर इसी पॉइंट का डिस्टेंस आपने ओरिजिन से निकालना हो तो अगेन हम इसी फार्मूला को यूज करके देख लेते हैं। x1 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, या y1 ही है तो y1 माइनस 0 होल का स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं कि दिस विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, जो कि उसने लिखा हुआ है। तो उसने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया कि अगर आपने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी थोड़ी सी बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे वो ये पूछ लेता है कि ये कोई पॉइंट है इस तरह से, लाइक वाइज ये मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट है 3 2। ये तो आपसे ये पूछ लेता है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वो आप ये वाई वाला कोऑर्डिनेट चूज करेंगे, यानी इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूँ। अब अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो ये 0, उसके बाद ये 1, ये 2 और ये 3 है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ 3 पॉइंट तक मूव करना है, और वाई 2 है तो वाई कोऑर्डिनेट तक मैंने 2 तक मूव करना है। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट। अब पूछा क्या गया है आपसे कि इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितना है। तो एक्स एक्सिस से जब आपने डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस ये वर्टिकल लाइन होगी जो कि वाई के इक्वल होगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट। और वो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 2 है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट बता देंगे, 3 इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इस तरह से आपसे ये डिस्टेंस चार तरह से पूछा जा सकता है पॉइंट्स को लेकर। उसके बाद आगे उसने एक पॉइंट लिखा है, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, ये डिटेल में फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके होते हैं। तो सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये कोई ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की जब आप मीडियंस ड्रॉ करते हैं, एक ये मीडियन, एक ये मीडियन और एक ये मीडियन। मीडियन यानी उसको जो सेंटर को कॉर्नर से मिलाता है, किसी भी साइड के सेंटर को जब आप अपोजिट कॉर्नर से मिला दें तो उसे मीडियन कहते हैं। तो अब ये जो सेंट्रॉइड आपको मिल रहा है, ये सेंट्रॉइड फाइंड करना हो, इसका क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, कई दफा पूछा भी गया है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि वो किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको दे देगा। जिस तरह से यहाँ पर उसने लिखा है कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। और अगर आपने इस ट्राइंगल का जिसके ये 3 पॉइंट्स हो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना हो तो वो डायरेक्टली आप इस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3
और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड का फॉर्मूला भी लिखा है, ये आपकी बुक में एज इट इज नहीं है, ये मतलब इस बुक ने खुद से लिखा है। तो इसको बस हम देख लेते हैं क्या है। इसमें उसने लिखा है कि ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, जिनके नाम क्या है ए बी और सी, और 3 कॉर्नर्स हैं जिनके नाम है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो आप अगर इन सेंटर निकालना चाहते हैं तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा कैलकुलेशन में काफी लेंथी बन जाता है, सो इस तरह के एमसीक्यूज कभी पेपर में देखे नहीं गए, हम इसको स्किप कर जाते हैं। आगे देखें जी, रेशो फार्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, लाइक वाइज दिस वन, ये एक पॉइंट है ए, और सपोज आपके पास ये कोई लाइन है, ये वाली लाइन, इसके एंड पॉइंट्स हैं ए, ये पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है बी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लाइन सेगमेंट ए बी को ब्रेक कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं एक और पॉइंट को लेकर। वो सपोज कर लें कि सी पॉइंट है जिसके साथ हमने इसको ब्रेक कर दिया, और सी पॉइंट को हमने यहाँ पे यूं प्लेस कर दिया। अब ए से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको सपोज हम K1 सपोज कर लें कि ये K1 है, और जो सी से बी तक का डिस्टेंस है इसे हम K2 सपोज कर लें। ये बेसिकली रेशो है, AC रेशो CB, यानी AC का डिस्टेंस अगर K1 हो और CB का डिस्टेंस अगर K2 हो, और आपसे कहा जाए कि आपको A पॉइंट गिवन है x1 y1, और इसके अलावा आपको ये वाला पॉइंट गिवन है x2 y2। अगर ये 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपको बता दिया जाए कि एक और पॉइंट है जो कि इस रेशो में डिवाइड करता है K1 रेशो K2 में, तो आपने इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे क्या होंगे। तो वो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से बता सकते हैं, K1 x2 प्लस K2। ये आप लोगों ने एफएससी में भी किया होगा, फॉर्मूला बड़ा फेमस है। और अगर कोई पॉइंट, ये पॉइंट जो C था जो मैंने लिया, ये इस AB लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, इंटरनली। बट अगर कोई पॉइंट ए बी लाइन को एक्सटर्नली फॉर एग्जांपल डिवाइड करता है, तो आपने फिर जस्ट क्या करना है, K2 की जगह -K2 प्लेस कर देना है, तो वो एक्सटर्नल वाला केस बन जाएगा। उसकी डायग्राम आप इसी तरह से बना सकते हैं। आगे बड़ा फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इसका क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। समटाइम्स वो आपको 2 पॉइंट्स देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 2, और एक और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 2, सपोज ये है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको दे, पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो आपने इसके एक्स, ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, दोनों को 2 पे डिवाइड कर देना है, और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 + 5 क्या बनेगा, 12। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक लाइन जो है वो यहाँ से यूं पास कर, अब ये वाला जो पॉइंट है ए, यहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, इससे हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और ये जो पॉइंट है बी, जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो वो कहते हैं कि अगर वाई इंटरसेप्ट पता हो हमें और स्लोप पता हो, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आगे उसने पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखी है, ये भी आप कन्वीनियंट है, यूज करते रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल्स m/x माइनस x1। और इसके बाद नीचे इसने 2 पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म लिखी है, जो कि 2 तरह से आप इसको लिख सकते हैं। पहली फॉर्म ऊपर वाली है और दूसरी फॉर्म ये नीचे वाली है। दोनों तरह से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, हम किसी भी तरह, यानी अगर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं और हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर आपको ये बता दिया जिस तरह से मैंने ये ऊपर ये बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफ, अगर मैं ये कह दूं कि ये a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू सपोज 2 है, तो अगर मुझे ये दोनों वैल्यू बस गिवन हो और मैंने, मुझे ये कहा जाए कि आप भी इस लाइन की इक्वेशन बता दें, तो मैं यहाँ से क्या नोट करूंगा, मैं कहूँगा व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, मैं 2 पुट कर दूंगा। और उसके बाद प्लस वाई, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 पुट कर दूंगा। x/2 + y/3 विल बी इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास गिवन
लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उसने ये थोड़ा और सिनेरियो दिए, इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। आगे वो लिखता है कि अब फॉर एग्जांपल कोई लाइन है, यानी ये एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब अगर ये कोई लाइन है और दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक पॉइंट है ए और एक और पॉइंट है बी। जी क्लास, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन अकॉर्डिंग एज दिस। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लाइन है, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये इस लाइन का नाम एल है और एक पॉइंट आपको दिया गया है, वो इस लाइन का नाम एल रखा है और इसकी इक्वेशन जो है वो ये यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी पॉइंट के लिए। अब वो जो भी पॉइंट है वो इसके ऊपर भी लाई कर सकता है, लाइक यहाँ पर इस वाले एरिया में यहाँ पर लाई कर सकता है कोई भी पॉइंट, और वो पॉइंट यहाँ नीचे भी लाई कर सकता है। अब आपने बगैर ग्राफ बनाए एग्जामिनर को बताना हो कि ये जो पॉइंट है ये ऊपर है कि नीचे है, तो आप क्या करते हैं, उस पॉइंट को इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। सपोज मैं अगर ये कहता हूँ कि पॉइंट है, चलें इक्वेशन इसके क्वेश्चन आगे जाके कर लेंगे। अभी अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए तो आपने वो पॉइंट जस्ट पुट करना है इक्वेशन के अंदर। जब आप इसे पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये अप साइड द, यानी वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे कि ये नीचे लाई कर रहा है। बाकी चीजें भी इसी तरह से हैं। अब हम क्वेश्चंस आगे आएंगे तो वहां भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, क्वेश्चन की आपसे ज़्यादा क्लियर होंगी। आगे क्वेश्चन में रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, हम थोड़ा सा स्पीड पर करते हैं। ये 4.5 जो है आपकी, 4.5 के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशंस मिलती हैं, लाइक दिस वन, जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ये वाली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखने में क्वाड्रेटिक है और अगर आप इसको स्प्लिट करें तो ये दो लीनियर इक्वेशन से मिलके बनती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो ये वजह मैंने बॉक्स बनाया है, दिस इज पेयर ऑफ। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ से कि हमने टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है कि इफ x इज लेस देन 0 मींस x जो है वो नेगेटिव है, and y is less than 0, y भी नेगेटिव है, then the point minus x lies, y lies in which quadrant। हमने x y का जो पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखें, उसने लिखा है माइनस एक्स माइनस एक्स। तो ये बताएं कि अगर x पॉजिटिव होगा तो माइनस एक्स क्या होगा, सॉरी x अगर नेगेटिव है, ये लिखा हुआ है x इज नेगेटिव, तो माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस एक्स पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। ये मुझे यहाँ पर गिवन है, माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव मुझे गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पेयर उन्होंने लिखा हुआ है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है। होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। उससे पॉइंट दिया हुआ माइनस एक्स वाई, हम सिर्फ उसको देख के डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें एक्स और वाई का ना पता हो। तो उसने एक्स और वाई दोनों को स्पेसिफाई किया, दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर हमने वैल्यूज को पुट करके चेक किया तो पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा था, दूसरा नेगेटिव आ रहा था। तो पहला कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है, जबकि दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम ये करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, वैसे मैंने दो पैकेजेस लगाए हुए हैं लेकिन वो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो आंसर आया स्क्वायर रूट 2, अब हमने ऑप्शन को देखना है। जाहिर है 2 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, 1/2 भी नहीं होता, तो आंसर आपके पास क्या होगा, 1.41। तो आप कोशिश करें स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को जुबानी याद कर लें और स्क्वायर रूट 3 इसकी वैल्यू को जुबानी याद कर लें। ये अक्सर पेपर के अंदर आपको यूज करनी पड़ती है। तो स्क्वायर रूट 2 1.41 के इक्वल होता है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन बिटवीन what is the relation between x and y if the point
P is equidistant from these 2 points। तो यानी वो कहना ये जा रहा है कि आपके पास सपोज ये एक पॉइंट है जिसका नाम है A और एक दूसरा पॉइंट है B जिसका नाम ये जो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, B के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, और वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि आप ये बताएं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो वो बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे मिड पॉइंट पूछना चाह रहे हैं। मिड पॉइंट ये ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस जितना A से होगा उतना ही B से होगा, ऐसे ही है ना। तो आप मिड पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा। अब अगर मिड पॉइंट को आप x और y कह दें, मिड पॉइंट को निकालते कैसे हैं कि x कोऑर्डिनेट्स को पहले ऐड कर लें और दोनों को 2 पे डिवाइड कर लें। 3 + 7 आंसर क्या आएगा 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया आंसर क्या आएगा 5। तो पहला कोऑर्डिनेट इसका 5 निकल आया। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। 5 + 1 6 आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 3 आ गया। अब ये पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, लेकिन उसने ऑप्शन में हमें कुछ अजीबोगरीब से ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें x और y को उसने आपस में रिलेट किया हुआ है। अब हमने यहाँ से नोट किया कि x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो अब हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन के अंदर हम ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। आप पहले वाले में पुट करके देख रहे हैं, पहले वाले में पुट करेंगे तो 5 + 3 आपको पता है कि वो 2 के इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद आप सेकंड वाले में पुट करके देखेंगे 5 - 3 वो 2 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल नहीं होता। जबकि थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें x की जगह 5 पुट करें, y की जगह 3 पुट करें तो 5 - 3 2 के ही इक्वल होता है। सो आप चार्ली वाले आंसर को, थर्ड ऑप्शन को मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से वो बाद ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा भी देता है आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, बट आप अकॉर्डिंगली इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का में कहता है कि ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और आपने जो है इन तीनों वर्टिसेस को सामने रखते हुए उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताना है। ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि आपने क्या करना है, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को पहले ऐड करें। हम ऐड कर लेते हैं 1 + 4 5 के इक्वल होगा, 5 - 7 -2, और जो भी आंसर आए उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर हमने क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। 3 + 7 + 9 करेंगे, आंसर विल बी 19। तो 19 लिखेंगे और जो भी आंसर आया यानी 19 आया तो उसे 3 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन लिखा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द जॉइन ऑफ 7 9। अब देखें हमने रेशियो फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे उसने रेशियो फार्मूला जो में हमें हमें रेशियो नहीं दी हुई, हमें रेशियो हमसे मांगी हुई है। तो हम जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखें जो मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर में पॉइंट आता है जो ब्रेक करता है, उसको लिखते हैं एक तरफ और तो हम दूसरी तरफ फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला किसके इक्वल होता है, फार्मूला कहता है K1 X2। अब K1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं K1 की जगह K1 लिख देता हूँ, X2 में इसको बोल रहा हूँ तो -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस K2 X1। X1 मेरे पास क्या है 7, तो 7 लिख दूंगा यहाँ पे 7 K2 और डिवाइडेड बाय K1 + K2। ये मेरे पास क्या बनता है, एक्स कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है ना। इसी तरह से आप इसका वाई कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने इनको कंपेयर करने की कोशिश करनी है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पर ये है एक्स कोऑर्डिनेट, आप दोनों को इक्वल रख लें। 2 = -K1 + 7K2 ओवर K1 + K2। ठीक हो गया, ये आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर दिया। और इसी तरह अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वाई कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, अगर आप लिखना चाहें तो उसी तरह लिख सकते हैं ना। K1 Y2 यहाँ पर 1 के इक्वल है तो वो जस्ट K1 आ जाएगा, K1। और उसके बाद क्या होता है प्लस Y1 K2 यहाँ पे 9 है तो 9K2 आ जाएगा और डिवाइड आपने करना है इन दोनों के सम के साथ। तो ये आपने दोनों के इक्वेशन लिखनी है। अब आप ऑप्शन में जाएंगे,
अब चूंकि K1 K2 हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप ऑप्शन में जाके चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई करता है जिसमें मैं बॉक्स बना रहा है, एक इसको और एक इसको। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वाले को ट्राई कर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम इस तरह से ये रेशो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और रेशो फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको बैक सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब हम फर्स्ट ऑप्शन जो 2 3 दिया हो, K1 की जगह 2 पुट कर लें, K2 की जगह 3 पुट कर लें, और चेक करें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं उनमें और राइट हैंड साइड सेम आ रही है कि नहीं आ रही। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए, बीटा ऑप्शन को, चार्ली ऑप्शन को। तो यहाँ भी चूंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, मैंने इसका सॉल्व नहीं किया वैसे, लेकिन आप चेक कर सकते हैं बाद में जाके कि इसका आंसर क्या आता है। डेल्टा है तो ये डेल्टा क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि जिसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं इसको रेस कर रहा हूँ बिकॉज नीचे वाला हमने क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला जस्ट आपने अप्लाई करना है जो हमने शुरू में किया था। आगे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज द लाइन टचेस एक्स एक्सिस एट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर टेस्टों के अंदर देखे जाते हैं कि जो देखने में बड़े सिंपल होते हैं, यानी सिंपल से दिखने में बड़े सिंपल हैं, लेकिन उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अब ये एक लाइन है 2x + 3y + 4 = 0, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाली जो पूरी लाइन होती है, ये पूरी लाइन जो है, इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। अब y की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर ही लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं y = 0। तो अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं y = 0, यानी y की जगह 0 लगाएं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बिकम 2x + 4 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी -2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा बीटा x = -2। क्लियर हो गया। उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या है कि आप सबसे पहले तो इनको नाम दे दें। चले हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए का, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी का, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी का। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड होंगी ना। तो अगर ये एक ट्राइंगल बनी हुई है लाइक दिस वन, ए बी और सी, तो हम इनकी तीनों साइड फाइंड कर लें तो हमें समझ आ जाएगी कि ये जो ट्राइंगल है ये किस तरह की है, ठीक है। इसमें जो टर्म्स आई हैं, राइट एंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 एंगल्स इक्वल हों, और 2 एंगल्स भी इक्वल हों और 2 साइड भी इक्वल हों। और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 3 एंगल्स भी इक्वल हों और तीनों साइड भी इक्वल हों, ठीक है। तो इसलिए हम साइड फाइंड कर लें तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा। पहले आप ए बी लेंथ फाइंड कर लें। अब यहाँ पे जगह थोड़ी है, डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले ऊपर भी लगाना सीखा है, तो आपने अगेन वही फार्मूला लगाना है। तो मैं जरा माइंड में कर लेता हूँ। 1 - 0 1, 1 का स्केयर 1 हो गया, और 3 का स्केयर 9 आएगा, ठीक है। तो 8√10 आएगा। अगर मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो आप मुझे बता दें, मैं फौरन करेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर बी सी लेंथ हम कैलकुलेट करें, बी सी लेंथ किसके इक्वल आएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे अगेन हम बी और सी पे, -1 यानी 1 हो गया, माइनस प्लस करेंगे तो वो 3 का स्केयर ही बनेगा 10। अगेन ये भी क्या आ रहा है, √10 आ रहा है। अच्छा जी, ए बी और बी सी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप ए सी फाइंड आउट कर लें, यानी ए सी फाइंड आउट करेंगे तो ए सी की लेंथ किसके इक्वल आएगी, -1। ए और सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये -2 का होल स्केयर 4 बनेगा, और 4 + 30 ये 40 का स्केयर रूट बन रहा है। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ठीक की है ना मैंने, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो आप इसको कर भी सकते हैं। अगर मेरी ये कैलकुलेशन ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ठीक ही होगी, तो फिर आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखें, राइट एंगल ट्राइंगल का हम बता सकते हैं थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक साइड का स्केयर लें
तो वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये साइड बार यहाँ पे होल्ड नहीं करती क्योंकि 40 20 के इक्वल नहीं होता। उसके बाद जो सेकंड बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें इक्वल हो। तो यहाँ पर दो साइडें इक्वल हो रही हैं, ए बी वाली और बी सी वाली। सो इसका आंसर क्या होगा, बीटा। ये यहाँ पे उन्होंने गलत मार्क किया हुआ, डेल्टा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बीटा बनता है क्योंकि इसमें दो साइडें इक्वल आ रही हैं, ए बी और बी सी। तो इस तरह से आप अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो ट्राइंगल की टाइप भी बता सकते हैं कि वो कौन सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी वन ऑफ यू बताना चाहे? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस का क्या मीनिंग है? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, सर जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ भी साथ में रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा। ये इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वो किसके इक्वल है क्लास? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? -2। अब मुझे आप बताएंगे क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर मोड़ लगा के इसको पॉजिटिव बना दूंगा। तो मैंने वाई एक्सिस का डिस्टेंस निकाल लिया, वो 2 आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? एक्स एक्सिस से। वो किसके इक्वल आएगा? दैट विल +3। बी इक्वल टू -3 मोड, जो कि 3 के इक्वल आ गया। ठीक है। उसने क्या कहा हुआ था कि आप डिस्टेंसेस निकाल लें इस पॉइंट का, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी, और फिर दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर दें। दोनों को ऐड किए तो क्या आंसर आएगा? 2 + 3 5 इक्वल आएगा। ये किसी ने हैंड रेज किया है? एक्सक्यूज मी सर जी। जी सर ये जो सा एमसीक्यू नंबर 6 है, इसकी मुझे समझ नहीं आई है, आप दोबारा समझा सकते हैं? कौन सा? 6, एमसीक्यू नंबर 6 सर। एमसीक्यू नंबर 6? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने ये कहा था कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच करती है, तो जहां पे टच करती है उस पॉइंट के बारे में आपने बताना है, वो पॉइंट कैसा होगा, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो मैंने आपको जी ये बताया कि कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को टच करती है, सपोज मैं अगर ये थोड़ा सा रेस कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखें, ये कोई लाइन है ये। अब इस जी लाइन सर। ने, ये जो मैंने रेड कलर के साथ ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे क्रॉस किया है। अब जी जिस पॉइंट पे क्रॉस किया वो ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो वेरी क्लियर है, वो 0 ही होगा ना। जी सर। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन जो हमें दी गई थी लाइन के अंदर, हम इसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे। जब आप ठीक है। इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ y की जगह 0 पुट किया, तो इक्वेशन क्या बन गई? 2x + 4 = 0 बन गई। ठीक हो गया सर। अब यहाँ जी से x सर। की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी? -2 आएगी। -4 को 2 पे डिवाइड किया, -2, तो ये बीटा आंसर आ जाएगा इस तरह। जी ठीक हो गया सर। चले ओके, आगे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स। ये भी रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ये हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सर होल्ड। इसमें 2 पॉइंट्स है ना? जी आपकी बात नहीं आई। चलें क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पॉइंट्स a0 0b and xy are collinear then which of the following इक्वेशन विल होल्ड। अब आपने ये बताना है। ठीक है। तो आप इसको पहले थोड़ा सा समझ लें कि ये पॉइंट्स को लीनियर होने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है। अब अगर ये एक लाइन में से पास करते हो तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें कहा गया है कि ये कोलिनियर है, और नीचे हमें उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ये आप देखें ना, ए बी सी डी। अच्छा, सब इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो
जिसमें x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो, तो वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्फा यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन में x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, मतलब ये लाइन होगी कोई ना कोई। बीटा ऑप्शन में देखें x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, मतलब ये भी कोई लाइन होगी। इसी तरह चार्ली में, इसी तरह डेल्टा में, तो ये कोई ना कोई लाइन्स हैं, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि कौन सी लाइन है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करती है। तो वो प्रॉपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या होता है कि आप इसको बैक सॉल्व करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक सॉल्व? आप ये कर लें, आप इन वैल्यूज को हर हर ऑप्शन में पुट करके चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं a, 0 को फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके चेक करता हूँ। x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? a, y की जगह पे 0। तो अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह पे a पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। और अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को चेक कर रहा हूँ ना मैं, y की जगह 0 पुट करूंगा तो वो टर्म 0 हो जाएगी, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होता, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है। इसका मतलब ये कि ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल। फिर आप बीटा को चेक कर लें इसी तरह से। अब हम चार्ली को चेक करते हैं। फिर चार्ली अगर आंसर है तो वो आंसर क्यों है, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले फर्स्ट पॉइंट को चेक करने जा रहा हूँ, ए 0 को। मैं क्या करूंगा? x की जगह पे पुट करूंगा a, x की जगह a लगा दिया, दूसरा a एज इट इज आ गया, प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है मैंने? 0। तो 0 ओवर समथिंग 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे ये a है, a ओवर a, तो a ओवर a किसके इक्वल आना है? 1 के। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी फर्स्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट को चेक कर लें, 0, b को, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। और एक्स वाई जो है वो वैसे ही वहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स वाई को भी पुट करके देख लें आप, तो वो इक्वेशन अगर पहले से ही एक्स वाई में है तो एक्स वाई वहाँ पर लाजमी तौर पर लाई करेगा। यानी ये जो चार्ली वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, इस ये तीनों पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाइबल है। सो इसको आप आंसर मार्क करते हैं। और ये मुझे समझाने में टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको ये हिंट, ये पॉइंट याद होगा पेपर में, तो आप फौरन से चेक कर लेंगे कि जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो इसकी लाइन बन सकती है कि नहीं बन सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, a, b, c and d आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम किस तरह से बनती है? ये लाइक दिस वन, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें नोट की जा सकती हैं। एक बात तो ये आप ये नोट कर लें कि जो ये वाली जो दो साइड्स हैं जिनको मैंने मार्क की है, इन दोनों की लेंथ्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों लाइंस पैरेलल भी होती हैं। कम से कम ये दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि जो भी पैरेललोग्राम होगी उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होंगी और उसकी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी। अब हम अगर पैरेलल वाले केस को स्टडी कर लें, डिस्कस कर लें, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब लाइंस अगर पैरेलल हो तो हमने क्या पढ़ा था, उनकी स्लोप्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, ऐसी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी की स्लोप निकाल लें, ए बी की स्लोप क्या निकलेगी? ए बी की स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? बोलें, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हम पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, y2 में से y को माइनस करना, y1 को, यानी इसमें से मैंने इसको माइनस करना है। तो आंसर क्या आएगा? -2। और डिवाइड करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1 में से -3 को माइनस करें, आंसर 4 आता है। तो ये आंसर आ जाएगा 4। मीन्स आंसर क्या आ गया? -1/2। ये मैंने किसकी स्लोप निकाली है? ए बी की। अब मैंने क्या करना है? मैंने सी डी की स्लोप भी निकाल लेनी है ऐसे ही। अब अगर मैं सी डी की स्लोप निकालना चाहता हूँ तो गेन सेम फॉर्मूला यूज करूंगा सी और डी के लिए। ये सी है और ये डी है। अब मैं इन दोनों की स्लोप कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों की स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो फॉर्मूला सेम लगेगा, y2 माइनस y1 यानी m माइनस 0। इसकी स्लोप होगी m माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी 1 में से 5 को माइनस करेंगे, आंसर विल बी -4। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब चूंकि ये दोनों लाइंस, जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये पैरेलल हैं, ये हमें पैरेललोग्राम बताती है, इसलिए जो इनकी स्लोप्स हैं वो भी क्या होंगी क्लास? वो भी क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है ना। तो अगर इनकी स्लोप सेम है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। एक की स्लोप हमने निकाली, वो आई -m/4।
और दूसरे की स्लोप निकाली थी, वो आई थी -1/2। तो पहले तो आप माइनस से माइनस को काट दें, उसके बाद आप 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 4/2। और 4/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर विल बी 2। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया हमने कि पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल। तो उस पैरेलल वाली अप्रोच को हमने यूज़ करते हुए स्लो को यूज़ किया और हमने उसका आंसर बता दिया। क्लियर है, याद रहेगा जी। इसका एक और शॉर्टकट है, लेकिन वो बेसिकली रट्टा मेथड कहलाएगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। मैं इसको सारे को रेज करना पड़ेगा, मैं रेज कर दूँ, ये आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। और शॉर्टकट अच्छा है, उसकी हेल्प से आप ज़्यादा इजीली जो है वो अल्लाह अकबर। कैलकुलेट कर सकते हैं। ओह, चलिए, वो फार्मूला क्या है, ठीक है। आपने ये करना है कि ये ए और सी आमने सामने है ना, आप इन दोनों को ऐड कर लें, पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लें, ऐड कर लें। जब आप ए और सी को ऐड करेंगे बताएं क्या आंसर आएगा, -3 + 5, क्या आंसर आना है, बोलें। -3 और 5 को ऐड करें 2 आंसर आएगा। ये और सर ये इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, ए और सी के 0,0 आंसर क्या आना है, 0 यहाँ आना है। और इसे इक्वल रख लें बाकी दो पॉइंट्स को ऐड करके, ए और सी आमने सामने थे, दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब आप बाकी दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐड करें, बी और डी को ऐड करके देख लें। अब आप बी और डी को ऐड करेंगे तो 1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स 1 1 है ना, ये देखें ये 1 है, तो 1 और 1 ऐड होकर क्या बनेंगे, 2 बनेगा, तो यहाँ पर 2 लिख तो दिया। और इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो वो क्या आंसर आएगा, -2 + m। एम। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 + m के तौर पे। अब आप इनको कंपेयर कर लें आपस में। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने आमने सामने वाले पॉइंट्स को जस्ट ऐड किया, ए और सी को ऐड किया, डी और बी को ऐड किया, हो गया ऐड। अब आप इनको जी कंपेयर सर। करना चाहते हैं, तो अब आप एक्स कोऑर्डिनेट्स को देखें तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम सेम है, 2 = 2, कोई फायदा नहीं लिखने का, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम इसको आगे मूव करते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, अगले वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2 + m। तो इसको सॉल्व एम। करके m की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू। तो तो इस तरह से आप जो है वो m की वैल्यू निकाल सकते हैं इस रूल को यूज करते हुए भी, और इससे पहले भी मैंने रूल बताया था उसकी हेल्प से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं आपको पहले कह रहा था कि ये यूईटी के अंदर भी आया हुआ है, तो ये थियरम की स्टेटमेंट है, इसी तरह से यूईटी ने पूछी थी कि वो कौन सा पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है हर मीडियन को इस रेशो में 2:1 में, तो उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंट्रॉइड। ये मैंने पहले आपको बना के भी दिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 ये कभी पेपर में आया नहीं है, किसी भी पेपर में, क्योंकि ये इट इज़ टू लेंथी, इसको कंप्यूट करना काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो इसका फार्मूला मैंने आपको वैसे स्टार्ट में बता दिया था, अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप उस पॉइंट से कर सकते हैं, फार्मूला की हेल्प से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये मैंने क्यों नहीं करवाया, काफ़ी लेंथी है। चलें आगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है। अच्छा, मैंने आपको पहले बता तो दिया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, बताएंगे जरा क्या होती है जी। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल इस तरह की लाइन होती है। अब इसमें स्टीपनेस तो है ही नहीं, ढलान तो है ही नहीं बिल्कुल, तो इसकी स्लोप किस तरह कितनी होगी, 0 होगी। आप लोग बोल भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 आंसर इस चाहते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। इसे कहता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी एंड सी। ये एरिया का क्वेश्चन बेशक
इस बुक के अंदर लिखा नहीं, मतलब इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एरिया आप जानते हैं कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें ट्रायंगल के एरिया किस तरह से निकालना है। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो, सपोज मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, कोई भी ट्रायंगल है, तो अगर आपने इसका एरिया निकालना हो, दिस इंटरनल पाथ इज कॉल्ड एज इट्स एरिया। तो एरिया अगर निकालना हो तो एरिया किसके इक्वल होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। और कम जरूरी ठीक है, नहीं आप क्या करते हैं, इसकी बेस को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमें इस वाले पॉइंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पहले इसकी ए बी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर बी सी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर ए सी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही है। और उसके बाद जो है हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर हमें आंसर मिलेगा। दिस इज टू लेंथी। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको इस तरह से करें। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो शॉर्टकट किप्स की बुक ने भी आई थिंक लिखा हुआ है अपने बुक के अंदर, और मैं आपको इसका, आप लोग, मेरा मशवरा ये है कि किप्स की जो प्रेप बुक है, जब भी आप तैयारी करें तो वो आप ले लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसने सारी बुक की थ्योरी को बड़ी प्री साइज फॉर्म में, बड़ा मुख्तसर और जामे करके लिखा हुआ है, प्री साइज एंड कॉन साइज। अब जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने करना हो तो मैं इसको इस तरह से करूँगा, 1/2। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट ईयर में। डिटर्मिनेंट के अंदर पहला पॉइंट आपने पुट करना है ए वाला, यहाँ पे 1 - 1। दूसरा पॉइंट है -4 और 6, उसको यहाँ पे पुट कर दें। तीसरा पॉइंट है -3 एंड -5, उसको यहाँ पुट कर दें। आखिरी कॉलम है वो 1 के इक्वल होगा। इसकी एक्सपेंड कर लें जिस तरह से आप अपनी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में एक्सपेंड करते हैं। अगर याद नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा जाके गो थ्रू कीजिएगा, तो ये आप इसको, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और ये ऊपर वाले मेथड से काफ़ी आसान मेथड है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना हो तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट होने का क्या मतलब है। यानी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है, यानी 3 लाइन जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही है, उससे हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तो अब ये तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट हो और आपने के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि आप इनके सारे पॉइंट्स, यानी ये पहली लाइन थी 6x + 3y - 10, तो मैंने यहाँ पे यूँ लिख लिया। दूसरी लाइन क्या थी? 6x + ky -4, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, दैट इज 2x + y - 3 = 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 1 एंड -3। और इसके डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है किसके लिए? फॉर कॉन्करेंट लाइंस इक्वल टू 0 होता है। तो इसे इक्वल टू 0 रख के एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। इसके बाद आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशन। अब कभी भी इक्वेशन के दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, पॉइंट और लाइन के दरमियान में होता है, ये दो लाइंस के दरमियान में होते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे देख के ये बता सकते हैं कि ये जो दो लाइंस, ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये कोई पॉइंट है या लाइन है? नो आंसर, चैट में बता रहे हैं। ओके, आई थिंक यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, ऐसे ही है। अच्छा जी, हाँ जी, ये लाइन की इक्वेशन है, दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अब देखें, जब भी वो दो लाइंस की बात करेगा, अगर तो वो लाइंस इस तरह से होंगी जिस तरह से मैं अभी बनाना चाह रहा हूँ, एक लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन इस तरह से है, तो ये लाइंस तो भाई इन लाइंस का तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? इस लाइन का डिस्टेंस वेरी करता है, यहाँ पे डिस्टेंस इनके दरमियान कुछ और है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे जाके मिल गई, वहाँ पे डिस्टेंस इनके दरमियान है ही कोई नहीं, ये मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस तरह की लाइंस के लिए कभी भी आपसे जो है वो डिस्टेंस नहीं पूछता। डिस्टेंस वो जब भी पूछता है वो हमेशा हमेशा
दो पैरेलल लाइंस के दरमियान पूछता है। तो ये दो लाइंस जो आपको दी गई है ना, ये बेसिकली पैरेलल है। पैरेलल किस तरह से है, क्योंकि अगर आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें ना 3 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x। ये मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 6x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने हमेशा पहले ये बनाना है सेम। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या मौजूद है, वो है 6x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आप नोट करें, आपसे अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था इससे ज़्यादा बेसिक सवाल, ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं ये पैरेलल हैं या नहीं है। तो ये दो इक्वेशन भी पैरेलल है। पैरेलल कैसे हैं, देखिए हमने सेकंड वाली इक्वेशन में देखा कि 6x प्लस 3y है, इसके 6 और 3 को देखते हुए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 3y बन गया। यानी जो पहली दो टर्म उसकी थी वही दो टर्म्स इसकी बन गई। अगर ये इस तरह से दो दो टर्म्स x वाली y वाली टर्म सेम सेम आ रही हो, तो वो दो लाइन हमेशा क्या होती हैं भाई, बोले, हमेशा वो लाइंस पैरेलल होती है। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ये कंडीशंस मैं बुक में भी लिखी हुई हैं, मैं आपको अभी बाद में बता भी दूंगा। तो यानी इन जनरल ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने इन दो लाइंस, अब ये लाइंस अगर पैरेलल है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा जो कि हमेशा ये रिकॉर्डिंग बार बार। अच्छा, ये दो लाइंस हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि ये एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, ये डिफरेंट नहीं हो सकते। ये दोनों सेम आ गए। अब आपने डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे C1 माइनस C2 मॉड, यानी आपने ये C1 और C2 का डिफरेंस निकाल लिया और इसको डिवाइड कर देना है आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। ए और बी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब आपने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना, क्या करेंगे, सिक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे खैर, तो आपके पास आंसर ये डेल्टा वाला आ जाएगा 14 आवर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी इसके अंदर थ्योरी ज्यादा थी, कॉन्सेप्ट ज्यादा था। पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर तो ये है कि आपने ये चेक करना होगा कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और डिस्टेंस जब भी दो हैं तो इनके एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो फिर आप उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रेज नहीं कर रहा, ये पीडीएफ में सेव रहेगा, आपके साथ बाद में शेयर भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि दो लाइंस हैं, L1 है और उसके बाद L2 है, दे आर टू नॉन पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब आप बीटा वाली को देखें, उसने लिखा है A1 B2 माइनस A2 B1। ये मैं इसकी तरह आसान फॉर्म अगर लिखवा दूँ आपको याद रखने के लिए, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, पहले काफ़ी कलर यूज हो चुके हैं। यानी अगर ये दो लाइंस हों तो हम लिखते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी अगर A1 रेशो A2 इक्वल हो B1 ओवर B2 के। अगर ये रेशो सेम आ जाए तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर इस रेशो के दरमियान में नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो फिर वो लाइंस क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। आप इसको, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करें नॉट इक्वल टू लगा के, तो ये वही बीटा वाली इक्वेशन बनती है। तो वो उसने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, तो बीटा आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लास बोर तो नहीं हो रहे।
नो सर, आप कैरी करें। नो सर जी। चलें, क्वेश्चन नंबर 21, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, कहता है कि एक लाइन है वो इस पॉइंट में से पास करती है, तो इससे हम x1 कह देते हैं और दूसरे पॉइंट को हम y1 कह देते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि उस लाइन की स्लोप पता नहीं क्या है, नहीं पता, लेकिन उस लाइन के पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप ये है, यानी एक लाइन ये है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। हमें इसकी स्लोप चाहिए थी, उसने हमें इसकी स्लोप नहीं दी, उसने हमें एक और लाइन की स्लोप दी थी। वो किसके इक्वल है? -3/2। ये इसको मैं m प्राइम कह देता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए जी क्लास। अब अगर दो परपेंडिकुलर अगर पैरेलल होती दोनों लाइंस तो फिर तो स्लोप सेम होनी थी, इक्वल होनी थी। अब दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब अगर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप गिवन है और आपने एक्चुअल लाइन की जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसकी स्लोप निकालनी है, तो आपने क्या करना होता है? गिवन स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/3 प्लस उसका साइन चेंज कर दें। अगर प्लस हो तो माइनस कर दें, माइनस हो तो प्लस कर दें। अब ये चूंकि माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। इसका मतलब ये कि हमें पॉइंट भी मिल चुका है और हमें स्लोप भी मिल चुकी है जो कि हम निकालना चाहते थे। तो हम जानते हैं कि हमने अगर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी हो तो हम कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला था, -y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे -6 या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस पहले से ही था। m की वैल्यू हमारे पास है 2/3। हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे जो कि एक्चुअल लाइन की हमने निकालनी है। जो गिवन है वो परपेंडिकुलर लाइन की, वो हमने यूज नहीं करनी है। 2/3 आ गया और x1 की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये आ गया, ठीक है। फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो ये आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो आप उसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं। होप सो ये एक समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स गिवन इन द टेबल रिप्रेजेंट y इक्वल्स mx प्लस c, द वैल्यूज ऑफ m एंड c आर विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है c और m की वैल्यूज बता दें क्या होंगी। देखें पहला पॉइंट दिया हुआ 0,6, तो 0,6 पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी x की जगह जगह हम 0 पुट कर सकते हैं और y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 6। हमने पुट कर दिया। पुट करने से हम हमारे पास c का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया। अब हमने m भी निकालना है, तो हम जरा पहले इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। उससे पहले मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो देखें अब मेरे पास जो mx प्लस c वाली बात थी वो क्या बन गई? mx प्लस 6 बन गया। पहले मैंने एक पॉइंट यूज किया था, अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ 3,2 को। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं y की जगह पे क्या लिखूंगा? 2, y कोऑर्डिनेट 2 है, और x की जगह पे लिखूंगा 3। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप भी। तो 3m इक्वल्स -4, m इक्वल्स -4/3। देखें ऑप्शन में कहाँ पे है? m की वैल्यू -4/3 और c की वैल्यू 6, तो वो आपके पास बीटा ऑप्शन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख लें, कहता है कि टू स्ट्रेट लाइंस m and n are this one, which of the following statement must be true? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। m and n are parallel, क्या पैरेलल है? m and n are perpendicular, क्या ये परपेंडिकुलर हैं? m and n do not intersect, m and n intersect at multiple points। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट्स पे क्रॉस करें। हमेशा दो लाइंस एक ही पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, इससे ज्यादा पॉइंट्स पे वो क्रॉस ही नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे है डू नॉट इंटरसेक्ट, तो ये कौन सा केस होता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती? ये पैरेलल का केस होता है। वो कहना ये चाह रहा है कि दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं, और उसने
अल्फा यानी फर्स्ट ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है, चार्ली में भी ये सेम ही लिख दिया। अब अगर कोई बच्चा ज्यादा होशियार चालाक हो तो वो पेपर में ये चीज नोट कर सकता है कि भाई ए भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है और बोथ है, सी का ऑप्शन है ही नहीं, तो ज्यादा चांसेस क्या हैं कि ना ही ए है ना ही सी है। लेकिन खैर हम इसको प्रॉपर चेक भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि y किसके इक्वल होता है, mx प्लस सी के। कंपेयर करके देख लिया तो इस वाली लाइन के लिए m की वैल्यू क्या निकलती है, 3, है ना। और इस वाली लाइन के लिए m की वैल्यू क्या निकलेगी, -1/3। यानी मैं अगर यहाँ पे राइट करूँ, पहली वाली लाइन की स्लोप आती है 3 और दूसरे वाली लाइन की स्लोप क्या आती है, -1/3। हमने ये पढ़ा था कि अगर स्लोप्स इक्वल हों तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। स्लोप्स इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं क्या ये परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, ऊपर अभी मैंने पढ़ाई है आपको, कि एक स्लोप मालूम हो, पता हो, तो दूसरी स्लोप के लिए रेसिप्रोकल भी ले लें और साथ में माइनस का साइन भी लगा दें। तो उसने यही काम किया हुआ है। m1 3 है और m2 -1/3 है, लिहाजा ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। फिर परपेंडिकुलर की एक और कंडीशन भी बुक में मेंशन है इस तरह से, वो भी आपको माइंड में होनी चाहिए। उस तरह भी पूछ सकता है कि m1 m2 इक्वल्स -1। तो आप यहाँ पे भी ये नोट कर सकते हैं कि m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, बीटा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इजी है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस दिस वन। ये भी आप इसको बना के चेक कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, जी ये हाँ ये वाला एक नया फॉर्मूला है जो कि बुक में भी है और अभी तक हमने नहीं पढ़ा। देखें हम कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो पॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, ये अभी मैंने पढ़ाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, क्योंकि रीजन एक पॉइंट ही होगा ना। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो तो आपने उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो एक लाइन की क्वेश्चन है वो है इस टाइप की, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स 0, इस टाइप की है, ठीक। और जो मेरे पास पॉइंट है वो है x1 y1, ये पॉइंट है। आपने करना ये है कि इस पॉइंट को इसमें पुट कर दें, यानी x की जगह x1 लगा दें और y की जगह y1 लगा दें और इसका मोड ले लें और इसको डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0। तो आपने ये करना है कि पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दें। पुट करने जरा 0 -0 +5 यही बनेगा मोड, और डिवाइड करना है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ऊपर आंसर क्या आना है क्लास सिंप्लीफाई करने के बाद 5 और नीचे आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आना है 5। 5/5 इसके इक्वल आएगा 1 के। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट, ये ओरिजिन था, कोई और पॉइंट आ जाए 2, 2, -2, 3, 4, -5 वगैरह वगैरह, तो आप अकॉर्डिंगली उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसको अभी नहीं करते। क्वेश्चन 28, स्लोप ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। जी हम इसको बाय गेस भी कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन पढ़ा हमने, हमें लग रहा है कि ये तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। जो नॉलेज हमारे पास अभी तक है हम उसी को यूज कर लेते हैं। कौन सा नॉलेज है, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मुझे ये बता सकते हैं कि वेयर इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, वेयर इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसी है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। उसने क्या लिखा हुआ है, उसने ये लिखा है एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधे हिस्से में काट देना, यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को काट रही है, ये वाली लाइन। और इस लाइन की स्लोप आप बता देंगे क्या होगी। तो इस लाइन की स्लोप बिल्कुल बताई जा सकती है। अब आपने
इसको इसके दो तरीके हैं याद रखने के। एक तरीका तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस लाइन की स्लोप क्या होती है, 0। इसके बाद इससे ऊपर जो इस तरह की लाइंस होती हैं, इस तरह की लाइंस, इन सब की स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर कोई लाइन इस तरह से हो, वाई एक्सिस या वाई एक्सिस से अवे हो इस तरह से, तो इन सब की स्लोप्स क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, नेगेटिव, इनकी स्लोप। तब ये लाइन इस तरह से लगी हुई, ये देखें, ये जो मैंने बाद में बनाई थी वाई एक्सिस के उस तरफ, तो ये जो लाइन है इनकी स्लोप आप नेगेटिव कंसीडर करते हुए मार्क कर सकते हैं -1। इसको सॉल्व करने के और भी वेज हैं। एक वे ये है कि इस लाइन की इक्वेशन है ये, बट वो अभी मेरा ख्याल मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझ आ जाए वो ठीक है, अदरवाइज जो मैंने पहले तरीका बताया वो एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप इस वाली इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, m की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, बहरहाल इसको सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का यही था जो मैंने पहले करवाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आप देख लें, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 31 जी, क्वेश्चन नंबर 31, आपने एंगल बताना है। ये आपकी बेसिकली 4.4 स्टार्ट हो रही है। 4.3 में से हमने 4.3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जो कि हमने कवर अब तक कर ली है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। क्वेश्चन 31 में कहता है कि आपके पास दो स्लोप्स हैं, M1 और M2, और आपने बताना है कि ये जिन दो लाइंस की स्लोप है, एक लाइन ये वाली होगी, एक लाइन ये वाली होगी, तो इन दोनों के दरमियान एंगल आपने बताना है क्या होगा। तो ये बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपल सा, मैं उसको जस्ट फार्मूला लिखता हूँ। आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो खैर क्लास, आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। मैं अब बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर इनसे रेलिवेंट किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, या फिर वैसे ही कोई और बात पार्टिसिपेंट ने बात पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज का सेशन कैसा रहा, अच्छा है या बस सेमी मतलब लाइक नहीं सर होता रहा जी, था। अच्छा आपने अच्छा समझाया। आपसे जैसे पूछा आपने बताया, बहुत स्वीट बताया। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो मैथ्स है वो बेसिकली जब आप एक फिजिकली पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बट मैंने कोशिश की है मैक्सिमम कि मैं इस तरह से आपको चीज़ें बताऊं कि आपको समझ भी आए, हमारा बैठने का फ़ायदा भी हो। चलें, कोई क्वेश्चन आप में से किसी ने भी पूछना हो तो वो आप हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सर ये इसकी टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, अगर कोई हमसे गलत हो जाए क्वेश्चन? ये मेरा ख्याल सऊद और आबिद आपको बेहतर बताएंगे, वो मेरा ख्याल मौजूद हैं। 2019 तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जी सर। क्योंकि मैं बेसिकली मैंने 2019 में पढ़ाया था, और उसके बाद से फिर मैं पंजाब वाली साइड पर, बेसिकली मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ ना, तो जी जी उकाड़ा में यूईटी और नस्ट और फास्ट, इन सब यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अभी मैंने तैयारी जी सर। करवाई है बच्चों को, फास्ट की, उनका टेस्ट हुआ पिछले कुछ दिन पहले ना, रिजल्ट भी आया, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टूडेंट्स का फास्ट में एडमिशन हो चुका है। तो यूईटी के टेस्ट जो हैं वो हो चुका है। तो खैर मैं मस्त से की डेट्स वगैरह मुझे याद नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग वो आपको सबूत बता सकते हैं। चलिए ठीक है सर, आपको इसकी हम रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डिंग भी आपको, जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये आपको आपके साथ शेयर कर देंगे, ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। व्हाट्सएप ग्रुप में। सर ने जो आपको पढ़ाया है, अगर उसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो चीज़ पूछ सकते हैं आप। देखिए, हमारा जो बेसिकली टारगेट था ना, मैं ये समझता हूँ कि वो ये नहीं था कि सर हमें कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, वो टॉपिक हम तैयार करेंगे बाद में। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए आपका पर्पस, कि हम ये देखें कि एनपीटीएस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो ये बेसिकली इस सेशन का ये मकसद था। अब जिस तरह से मैंने ये दो चीज़ें की हैं, पहले ये कि मैंने थ्योरी को
पढ़ा, समझाया, एक्सप्लेन किया, फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप भी इसी तरह से अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुश्किल हो या वगैरह वगैरह, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका ज़रूर फल मिलता है।